नमस्कार। क्या कोरोना ने हमें डरपोक बना दिया है, बुज़दिल बना दिया है? कोरोना काल में जो तरह तरह की हम लोग चित्र देख रहे हैं सोशल मीडिया में, उसको देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग इस कदर डर गए हैं, इस कदर डर के मारे स्वार्थी हो गए हैं कि हम दूसरों के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। कुछ चित्र जो हैं सोशल मीडिया में आए वो बेहद डरावने हैं। ऐसा लगता है कि इसने हमारे भीतर का इंसान मार दिया है। एक चित्र है उत्तर प्रदेश का। एक शख्स है जो साइकिल के जहाँ चेन होती हम चलाते हैं, डायनामो के ऊपर अपनी पत्नी का शव बांध कर ले जा रहा है। उसको अपनी पत्नी, मरी हुई पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग नहीं मिले, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आए। दूसरा चित्र है इलाहाबाद, जिसको आजकल प्रयागराज कहते हैं, कि क्वारंटाइन सेंटर का, जहां इतने ज़्यादा तादाद में लोग हैं और उन्हें एक एक केला भोजन के रूप में दिया जा रहा है। अगला चित्र है आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा के बॉर्डर का, जहां पर आने जाने का रास्ता खोदकर खंदक बना दिया गया। एक और चित्र है तमिलनाडु आंध्र के रास्ते का, जहां दीवार खड़ी कर दी है कंक्रीट की, और इसी खंदक से एक और चित्र आया है कि बोरे में भरकर एक गर्भवती महिला को 4 आदमी उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं, क्योंकि वो बैलगाड़ी से वहाँ तक आए थे उड़ीसा के लोग, और उन्हें आंध्र में इलाज के लिए उस महिला को ले जाना था, लेकिन बीच में रास्ता खोदा होने के कारण वो बैलगाड़ी आगे नहीं चल पा रही थी। जब ये सारे चित्र सोशल मीडिया में उभर गए और इस पर जब बहस होने लगी, तो जाहिर है उड़ीसा सरकार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की सरकार की कानों तक ये बात पहुंची। लोगों ने इसे बेहद अमानवीय बताया। ये खंदक बाद में बंद कर दिया गया, बुझाया गया, दीवार अभी टूटी नहीं है। आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बनी दीवार अभी तक टूटी नहीं है। उड़ीसा के खंदक को उड़ीसा सरकार ने अपने लोगों को भेजकर उसको भर दिया और पूरे पहले की तरह रास्ता शुरू हो चुका है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सरकारी बाबू है ये संवेदनशील है ही नहीं। हर आदमी अपने अपने ढंग से दिमाग लगाता है और कुछ भी काम करता है। बदनामी सरकार की होती है। कई दफ़ा बाबुओं को ऐसा लगता है कि वही सरकार चला रहे हैं, और उनके ऊपर आश्रित रहने वाले जनप्रतिनिधि भी इस कदर उनके घेरे में रहते हैं कि ये समझ में नहीं पाते हैं कि सच अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच क्या है। अब इनकी देखिए बात, ये तो ठीक है, हमारे भारत के एक राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसी तरह की बात अमेरिका का प्रेसिडेंट करता है, कहता है कि हम चीन के साथ में जो है सैंक्शन बढ़ा देंगे। कोरोना के कारण जो है आज जो हम भुगत रहे हैं अमेरिकी लोग तकलीफ, उसकी वजह से हम टैरिफ बढ़ा देंगे। इसका मतलब है कि हम निर्यात घटा देंगे या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे ताकि चाइना हमें माल बेच न पाए। अब यही वो देश थे, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, रशिया, जो एक दिन ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के ढिंढोरे लेके घर से निकले थे, और भारत जैसे न जाने कितने छोटे छोटे देशों को समझौता करना पड़ा। अपने हित, अपने स्वार्थ, अपनी राष्ट्र भावना बगल में रखकर उन्होंने मन से, कईयों ने बेमन से ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, और फिर उसकी तारीफें हुई, उसके फ़ायदे गिनाए गए।
और ये बताया गया कि ग्लोबलाइजेशन से विश्व की तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर बदली कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज जो भावना हम सारे देशों में देख रहे हैं वह भावना है स्वार्थ की। स्वार्थ का उदात्तीकरण हो गया है। अब एक तरफ आप कहो कि ग्लोबलाइजेशन है और भारत जैसे छोटे से देश को धमकी दो कि भाई हाइड्रोक्लोरोक्विन दे दो हमें, वरना हम देख लेंगे तुमको। ये तो खुले व्यापार पद्धति का उल्लंघन है। अब मोदी जी को चाहिए कि अमेरिका ने जो रेमडेसिविर करके एक दवा निकाली है, उससे वहाँ कोरोना के मरीज तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। इस दवा का 150 मरीजों पे असर देखा गया और वो एकदम ठीक हो गए, और इसका दावा वहाँ के डॉक्टरों ने भी किया। तो मोदी जी को चाहिए कि लाओ भाई हमें अपनी दवा दे दो। लेकिन अपने देश में मोदी जी लोगों को कहते हैं कि काढ़ा पियो, गोमूत्र पियो, और मोदी जी ने देखते देखते 53 देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन भेज दी। भारत में भले उपलब्ध हो न हो, देश ने पैसा कमा लिया। यह है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का आलम ऐसा है हमारे यहाँ, पिछले 30 साल से हम लोग ये मंत्र जप रहे हैं, और इसकी वजह से कहते हैं कि भाई बर्लिन की दीवार ढह गई, शीत युद्ध खत्म हो गया। अब हाल ये है कि आप अमेरिका के शेयर बाज़ार के शेयर खरीद सकते हो, अमेरिकी लोग हमारे शेयर बाज़ार में शेयर खरीद सकते हैं, और अमेरिका के शेयर बाज़ार को खांसी आते ही हमारे शेयर बाज़ार को नज़ला हो जाता है। उसके दाम ऊपर होते नीचे होते ही हमारे यहाँ फ्लैट होते हैं या चढ़ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है कि आज हम इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप हमारे जीवन का अविभाज्य अंग हो गया है। चाइनीज़ के मोबाइल हमारे अभिव्यक्ति के सबसे बड़े हथियार हैं। इस तरह से हमने ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया है। अब ये ग्लोबलाइजेशन ही था जिससे हमें पता चला कि थाली ताली बजाने वाला कार्यक्रम इटली में हुआ था। मोमबत्ती का कार्यक्रम कहाँ से आया यह हमें पता नहीं चला। लेकिन 1990, 98, 2003 और 2014 ये वो माइलस्टोन ईयर्स थे, वर्ष थे, जब ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण हम जिसको कहते हैं, इसके ऊपर पूरे विश्व में बहस हुई, चर्चा हुई। 18वीं सदी में जो आदर्शवाद हुआ था और जो मानव मुक्ति का सपना देखा गया, उसको कईयों ने याद किया। इस बहस के दौरान प्रतिस्पर्धा, वर्ल्ड सिटीजनशिप जैसी चीज़ों पे बहस हो गई कि क्यों न हम पूरे विश्व को, जब आप व्यापार ही कर रहे हैं तो विश्व का एक संविधान बनाया जाए, विश्व की एक नागरिकता दी जाए, वर्ल्ड सिटीजन कहलाएं हम, और फिर ये सब पासपोर्ट ये सब हटा दे, क्योंकि जब खुला करना है तो सारे दरवाजे खुले करो। इस तरह से उस समय बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन पिछले 6 साल के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो हम देखते हैं कि लगभग पूरा विश्व अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। कैसे? अब आप देखिए कि विश्व में अगर एक भावना होती, एकता की भावना होती, तो क्या पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए एक मंच पे नहीं आता? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पूरे विश्व के देशों ने कहा कि नहीं, हम ये गुट बनाते हैं और क्या दवाई लगेगी, किसके पास है, किसके पास स्टॉक है, उसको अपन देखेंगे और आपस में हम बांट लेंगे, डॉक्टरों की टीम बांट लेंगे, आपके पास एक्सपर्ट है तो आप हमें राय दीजिए। आजकल ऑनलाइन क्या वो नहीं हो रहा है? तो ये पूरे विश्व ने ऐसा नेटवर्क क्यों नहीं बनाया? क्या हम पूरे विश्व को ग्लोबलाइजेशन के नाम पे सिर्फ व्यापार करें और अपनी चीज़ें दूसरे के गले में मारने के लिए ही पैदा हुए? क्या इस ग्लोबलाइजेशन के पीछे कोई वैश्विक मानवतावाद नहीं है?
कि नहीं एक दूसरे देशों के लोगों को हम मदद करें। कोई आर्थिक कर सकता था, कोई कपड़े से कर सकता था, कोई मास्क दे के कर सकता था, कोई पीपीई किट दे के कर सकता था, जिसके पास जो ज़्यादा चीज़ें थी वो हम शेयर कर सकते थे एक फोरम पे आके। और ऐसा WHO के नेतृत्व में किया जाना चाहिए था ताकि वो सही ढंग से सब देशों को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। आज ऐसे विश्व में कई देश हैं जहाँ कोरोना है ही नहीं, कई देश हैं जो कोरोना से मुक्त हो गए, कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने बगैर लॉकडाउन के कोरोना को कंट्रोल किया, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे कोरोना के लिए कुछ भी नहीं है, लोग मर रहे हैं, उनके पास ना इलाज है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयाँ हैं। तो ये किस तरह का विश्व हम बना रहे हैं? क्या मोबाइल खरीदने से विश्व एक हो जाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का मैं जब उत्तर खोजता हूँ तो पिछले 6-7 साल में मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जो ढकोसला हमारे सामने रखा गया, उसका पूरा वस्त्रहरण हो चुका है, कपड़े फट चुके हैं। आप यूरोप में देखिए, यूरोपीय जो संघीय ढांचा था उसके खिलाफ बगावत की आवाज़ देने के लिए ब्रेक्जिट हो गया। वहाँ यूरोप ने कहा कि नहीं, हम अलग अलग रहना चाहते हैं। हर किसी ने अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। वहाँ जो ये था उसमें से लोग बाहर आ गए, पाउंड मुद्रा थी उसमें से बाहर आ गए कई देश, उन्होंने अपना यूरो बना लिया। तो संयुक्त यूरोप की जो भावना थी, ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते थे, वो खंड खंड हो गई। अमेरिका की बात लीजिए, अमेरिका कभी कहता था कि विश्व की हम सबसे बड़ी पावर है, हम पूरे विश्व को चला रहे हैं। आज वो क्या कहता है? जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए तो उन्होंने एक अभियान चलाया वहाँ, क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को आओ फिर से महान बनाए। कुछ नहीं है, लफाजी है ये, लेकिन एक भावना लोगों के मन में भरी है। ठीक वैसी ही जैसे मोदी जी ने हमारे देश में कहा कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, पाकिस्तान से संबंध विच्छेद कर देंगे, इससे संबंध विच्छेद कर देंगे, फलाने से विच्छेद कर देंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, 7 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी खड़ी करेंगे। लोगों को लगा यार ये तो युग पुरुष है, ये तो परिवर्तन करके रहेगा। और मोदी जी की बातों में लोग मंत्रमुग्ध हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अपने देश में। और मोदी जी ने 5 साल लोगों को बहला बहला के मनोरंजन कर करके निकाल दिए। अगला टर्म में लोगों को लगा कि शायद मोदी जी ना आए, लेकिन मोदी जी आ गए। और जब दोबारा मोदी जी आ गए तो वो पूरी तरह से एक्सपोज होना शुरू हो गए, धीरे 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 उनके कले खुलने लगे। तो मोदी जी जो कर रहे थे वही ट्रंप वहाँ कर रहे थे। आज ट्रंप परेशान है क्योंकि नवंबर में अमेरिका चुनाव हो रहे हैं, अमेरिका में वो परेशान है। वो अब बहला रहे हैं कि मैं चाइना के खिलाफ बोलूं, जैसा मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ बोल बोल के माहौल बनाते थे। आज ट्रंप चाइना के खिलाफ उसी तरह का माहौल बना रहे हैं। लेकिन ये सब माहौल में अमेरिका का स्वार्थीपन बाहर हो गया, उजागर हो गया। यूरोप का स्वार्थीपन उजागर हो गया, भारत का स्वार्थीपन उजागर हो गया। आज हम भारत में अमीर लोगों के जो बच्चे हैं विदेश में फंसे हैं, उनको लाने के लिए तो हम 1 मिनट में झट से डिसीजन ले लेते हैं। कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए सब राज्यों ने फटाफट डिसीजन ले लिया, 200 बसें भेज दी, छात्रों को निकाल कर लाए। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था को खड़ा करने वाले जो मजदूर हैं पूरे देश भर में, उनके हालत में भारत में पूरा स्वार्थीपन का पानी चढ़ा हुआ है। सरकार उन मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए विचार कर रही है, कागज़ कलम ले रही है, उस पर डिज़ाइन बना रही है कि किस तरह से प्लान किया जाए, कैसे इनको भेजा जाए। ये मज़दूर हमारी जिम्मेदारी है। ये मज़दूर हैं जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखी। ये मज़दूर हैं जिन्होंने इस देश को, इस समाज को खड़ा किया। लेकिन हम इसको अपना समाज का हिस्सा मानने को तैयार नहीं। हमने दीवारें बांधना शुरू कर दिया इनके लिए।
हमने खंदक बनाना शुरू कर दिया इनके लिए। हम इनके विद्रोहों का कह रहे हैं कि विस्फोट है, हम इनके सड़क पर आने को कह रहे हैं कि तो बगावत कर रहे हैं, बगावत पे उतारू हो गए। लेकिन इन सब के बीच में ये हम कैसा ग्लोबलाइजेशन खड़ा करना चाह रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक हमारे खाने के टेबल तक आके पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक हम इन मज़दूरों को घर भेजने के लिए कोई कंक्रीट कार्यक्रम नहीं बना पा रहे हैं। हम कैसी सोच में उलझे हुए हैं, हम कैसे स्वार्थी होते जा रहे हैं। ये महामारी से भी खतरनाक है इंसान नहीं मानना, मानवता खत्म हो जाना, इंसान के प्रति प्रेम सूख जाना, और एक इंसान के प्रति हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वाकई हम कितने स्वार्थी हो गए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।